स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम। मैं आकाश आनंद एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। अपना चैप्टर 10th केमिस्ट्री में चल रहा था एसिड बेस सॉल्ट। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल की परिभाषा, क्षारक की परिभाषा, उनके सामान्य गुण, अम्लों के प्रकार, क्षारों के प्रकार, है ना। और हम लोगों ने अम्लीय ऑक्साइड के बारे में देखा था, क्षारीय ऑक्साइड के बारे में, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में और उदासीन ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ ए बेस। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर में अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों की बात करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जो अम्ल हैं उनकी धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, एसिड जो हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो जो सक्रिय धातु हैं वो सामान्यतः अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु के लवण का निर्माण करते हैं और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होगी कि वैसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, ऐसे मेटल्स की अभिक्रिया जब तनु अम्लों से कराई जाती है तो वो मेटल के सॉल्ट बनाते हैं, धातु के लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देखिए, ये जिंक धातु है, इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा है। तो जिंक धातु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक क्लोराइड लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। एक और एग्जांपल देखिए, यहां मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रही है, मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो धातु के लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। तो इसका एक ये केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। इसके साथ साथ दूसरा प्रॉपर्टी है कि धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिए कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो बच्चों, आप ये जान लीजिए कि जब भी कोई धातु मेटल के कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो मेटल का सॉल्ट बनाता है, धातु का लवण बनाता है, वाटर बनाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होता है। देखिए यहां पर रिएक्शन आप देख सकते हैं कि यहां सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई गई और जो प्रोडक्ट हमारा बना वो एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, साथ में जल का निर्माण हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन हुआ। इसके साथ साथ और भी देख सकते हैं एग्जांपल, यहां पर तो सोडियम कार्बोनेट जो कि धातु का कार्बोनेट था, यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब अम्ल जो है वो धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु का लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मुक्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक अम्ल के दो केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है। बच्चों याद कीजिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो अम्ल जब धातुओं के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है यानी क्षारीय ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो यहां पर भी लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे आप देखिए ये कॉपर का ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ और कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और साथ में जल का निर्माण हुआ। यानी कॉपर के ऑक्साइड ने, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड नामक सॉल्ट का निर्माण किया और जल का निर्माण किया। इसी तरह से ये आपका फेरिक ऑक्साइड जो है, जो कि आयरन का ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका अभिक्रिया होता है तो फेरिक सल्फेट का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं
और चूंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं इसलिए लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब इसके चौथे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया होता है तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि लवण और जल का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि एसिड का जो H+ आयन है वो बेस के OH- आयन के साथ मिल करके H+ आयन और OH- आयन मिल करके जल का निर्माण करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग रेडिकल्स हैं यानी सोडियम के यहाँ पर जो रेडिकल्स हैं और क्लोराइड के रेडिकल्स हैं वो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। एक तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड का H+ आयन बेस के OH- आयन के साथ मिल करके जल के अणुओं का निर्माण करते हैं और बाकी के जो धातु के आयन होते हैं और जो अधातु के आयन होते हैं वो आपस में जुड़ करके लवण का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है तो पोटेशियम सल्फेट लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देख लिया कि एसिड का जो रिएक्शन होता है वो मेटल के साथ कैसे होता है, मेटल के कार्बोनेट के साथ कैसे होता है, मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ कैसे होता है और मेटल के ऑक्साइड्स के साथ कैसे होता है और साथ ही साथ जो अम्ल है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके कैसे लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और बच्चों अब यहां पर हम लोग बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक। बच्चों एक बात जान लीजिए, एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बेसिस शोज बेसिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी अम्ल को अपनी अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए और क्षारक को अपने क्षारीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए जल की आवश्यकता है, क्योंकि एसिड और बेस अपने एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को वाटर में ही शो करते हैं। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि जलीय विलयन क्या है। तो देखिए यहां पर स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है और वह एक समान मिश्रण तैयार करता है तो इस तरह का जो मिश्रण होता है इसे हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय विलयन बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है जलीय विलयन बन जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि जब भी कोई अम्ल, पिछले क्लास में भी मैंने इस बात को रिपीट किया था कि जब भी कोई अम्ल जो है जल में घुलता है तो वो H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और यह हाइड्रोजन आयन कभी अकेले नहीं रहता बल्कि ये तुरंत जल के अणुओं के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। देखिए हाइड्रोजन आयन होता है H+ आयन, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ जुड़ करके H3O+ आयन बनाता है जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो जब भी कोई एसिड जल में घुलता है H+ आयन देता है और वो जो H+ आयन है वो जल के अणुओं के साथ जुड़ करके तत्काल हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन का निर्माण करता है। इसी प्रकार से क्षारक जो होते हैं ये जब जल में घुलते हैं तो जल में घुलने के बाद ये OH- आयन देते हैं जिसको हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब भी कोई एसिड या बेस जल में घुलेगा वो क्रमशः H+ आयन या OH- आयन देगा, तभी वो अपने एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को शो करेंगे। चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग को डिस्कस करनी है कि विलयन जो है वो अम्लीय भी हो सकता है, विलयन जो है वो क्षारीय भी हो सकता है और विलयन जो है वो उदासीन भी हो सकता है। देखिए किसी भी विलयन में अम्लीयता तब आती है जब उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण से ज्यादा हो, है ना। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण अगर बराबर हो जाए तो वो विलयन जो होता है वो उदासीन विलयन होता है। जैसे कि जल क्या है, एक उदासीन विलयन है। अब जल उदासीन विलयन इसलिए है क्योंकि जल में हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रता है और हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रता है वो बराबर है। लेकिन अम्लीय विलयन अम्लीय इसलिए है क्योंकि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण से ज्यादा होता है। या ये भी कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण से ज्यादा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए जिस विलयन में H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन की संख्या OH- आयनों की संख्या से अधिक होती है
तो वो अम्लीय विलयन होता है, और इसीलिए हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन से। लेकिन अगर क्षारीय विलयन की बात करें तो क्षारीय विलयन में क्या होता है, क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, या हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अम्लीय विलयन अम्लीय इसलिए है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से ज्यादा है, और क्षारीय विलयन क्षारीय इसलिए है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। लेकिन जो उदासीन विलयन है वो उदासीन इसलिए है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। तो आप देख लीजिए, इसके साथ साथ एक बात और हम और बताना चाहेंगे, इसमें भी आप देखिए कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कम है, इसलिए विलयन जो है वो क्षारीय है। इसके साथ साथ एक बात ये भी जान लीजिए कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो विलयन एसिडिक होता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय विलयन होता है। लेकिन उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो अब आप कहिएगा कि पीएच मान क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम लोग अगले स्लाइड में करने वाले हैं। तो और आप ये भी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि लिटमस का प्रभाव क्या होता है अम्लीय विलयन में। तो अम्लीय विलयन जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षारीय विलयन होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो खट्टे स्वाद का होता है, लेकिन कभी भी टेस्ट नहीं करना है। टेस्ट करने के लिए वो हानिकारक हो सकता है, जीभ से टेस्ट नहीं करना है, उसके लिए हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज या फेनोफ्थलीन जैसे इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग अभी आगे स्लाइड में देखेंगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो खट्टा होता है, और क्षारकों का जो जलीय विलयन होता है वो कड़वा होता है, तीखा होता है। लेकिन जो उदासीन विलयन होते हैं वो ना तो खट्टे होते हैं और ना ही कड़वे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जो उदासीन विलयन है, वो आपका शुद्ध जल है। और अगर हम लोग उदाहरण की बात करें जलीय विलयन के, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन, सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन, नाइट्रिक एसिड का विलयन और एसिटिक एसिड का जो विलयन है ये आपका अम्लीय विलयन है। अगर हम लोग क्षारीय विलयन की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है वो क्या है, वो क्षारीय है। तो अब यहां पर हम आपको ये भी बताए थे कि सबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है, सबल क्षार क्या होता है और दुर्बल क्षार क्या होता है। तो इसमें भी आप जान लीजिए बच्चों कि जो अम्ल जल में लगभग 100% आयनित हो जाए, जो अम्ल जल में जाकर 100% आयनित हो, अधिक से अधिक संख्या में H+ आयन देता हो, तो वो विलयन जो होगा, वो जो विलयन होगा वो सबल अम्लीय विलयन होगा। यानी जिस एसिड का 100% डिसोसिएशन हो पानी के अंदर और अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं वो सबल अम्ल होते हैं। जबकि जो दुर्बल अम्ल होंगे उनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, आंशिक रूप से वो आयनित होते हैं जल के अंदर और कम संख्या में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, इसलिए वे दुर्बल अम्ल कहे जाते हैं। जैसे जितना भी आपका ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे आपका एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बनिक जो अम्ल हैं ये दुर्बल अम्ल हैं। और सबल अम्ल में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आता है। उसी प्रकार से परवल क्षारक की अगर बात करें तो परवल क्षारक क्या है, तो वैसे क्षारक जिनका जल में 100% आयनन हो, जो 100% डिसोसिएट करते हो जल के अंदर और अधिक से अधिक संख्या में OH- आयन देते हो, तो वो कहलाते हैं प्रबल क्षारक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो स्ट्रॉन्ग अल्कली हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, जिनका 100% जो है पानी के अंदर डिसोसिएशन होता है। इसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड भी है। लेकिन अगर दुर्बल क्षारक की बात करें तो दुर्बल क्षारक वे क्षारक होते हैं जिनका पानी के अंदर 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, वे पार्शियली डिसोसिएट करते हैं और इसके कारण वो कम मात्रा में OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सब जो है आपके दुर्बल क्षारक होते हैं। बच्चों स्लाइड में और भी बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आप इनका भी अवलोकन कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में समझ गए,
है ना, एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन, बेसिक एक्वस सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। बच्चों अब हम लोग आगे आते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सूचक। सूचक मतलब हम यहां बात कर रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर की। इंडिकेटर वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, जो हमें सूचना प्रदान करते हैं कि अगर हमें कोई विलयन दिया जाता है तो उस विलयन की प्रकृति कैसी है, वो अम्लीय प्रकृति का है कि वो क्षारीय प्रकृति का है कि वो उदासीन प्रकृति का है। जैसे आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है सूचक, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर, वे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में रंग परिवर्तन करके उनकी प्रकृति का पता लगाने में सहायता करते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो रंग परिवर्तन के द्वारा ये बताते हैं कि जो हमारा विलयन है वो अम्लीय प्रकृति का है कि क्षारीय प्रकृति का है कि उदासीन प्रकृति का है। कुछ ऐसे भी सूचक होते हैं जो गंध परिवर्तन करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं, ओडर चेंज करते हैं और उसके आधार पर बताते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का घोल है, क्षारीय प्रकृति का है ना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि लिटमस के बारे में बात करते हैं। लिटमस जो है एक कॉमन इंडिकेटर भी है और नेचुरल इंडिकेटर भी है जो कि लाइकेन नाम के प्लांट से प्राप्त होता है। देखिए लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नामक पौधों से प्राप्त होता है और ये बैंगनी रंग का होता है। तो लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, नीला लिटमस पेपर या नीला लिटमस सॉल्यूशन और लाल लिटमस पेपर या लाल लिटमस सॉल्यूशन। आप सभी को पता है कि अगर ब्लू लिटमस को एसिड सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाए, अगर ब्लू लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन के अंदर डुबाया जाता है तो उसका नीला रंग जो है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लाल लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो लाल लिटमस को वो नीला कर देता है। यानी एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है ना। तो लेकिन अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो लिटमस पेपर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर हम लाल लिटमस पेपर डाल दें, नीला लिटमस पेपर डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये जान लीजिए कि एसिडिक सॉल्यूशन में अगर नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो वो लाल हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो वो नीला हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ साथ लेबोरेटरी में यूज होने वाले दो और भी इंडिकेटर हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, जो कि संश्लेषित सूचक हैं और वो उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका अपना जो कलर है वो ऑरेंज होता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो है, अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो उसका जो ऑरेंज कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लैब में भी आप इस तरह का टेस्ट करके देखे भी होंगे कि मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में जब जाता है तो उसका जो ऑरेंज कलर है वो रेड हो जाता है। लेकिन यही मिथाइल ऑरेंज अगर बेसिक सॉल्यूशन में जाता है तो उसका जो ऑरेंज कलर है वो येलो यानी पीला हो जाता है। लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो वो ऑरेंज का ऑरेंज ही कलर रहेगा, उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक और सिंथेटिक इंडिकेटर है फेनोफ्थलीन। अगर हम उसकी बात करें तो फेनोफ्थलीन जो होता है वो एक कलरलेस इंडिकेटर है, एक रंगहीन सूचक है जिसका अपना कोई कलर नहीं होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम फेनोफ्थलीन को डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर फेनोफ्थलीन को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका जो कलरलेस था उसका कलर पिंक हो जाता है। यानी फेनोफ्थलीन जो है एसिडिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद उसका कलर पिंक हो जाता है। तो हम लोगों ने जाना एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन पर मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन का प्रभाव कैसे पड़ता है। अब हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो उसमें हल्दी भी एक हमारा इंडिकेटर है। हल्दी जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, एक प्राकृतिक सूचक है। क्षारीय विलयन में इसका रंग पीला से लाल भूरा हो जाता है। देखिए अगर क्षारीय सॉल्यूशन में हल्दी का सॉल्यूशन अगर मिलाते हैं तो हल्दी का सॉल्यूशन तो पीला होता है, लेकिन क्षारीय सॉल्यूशन में जब ये जाता है तो ये हो जाता है रेडिश ब्राउन, लाल भूरा रंग का हो जाता है। हालांकि अम्लीय सॉल्यूशन में
वो पीला ही रहता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी वो पीला ही रहता है। उसी तरह से जो अड़हुल का फूल है वो भी एक इंडिकेटर है, बैगन का छिलका वो भी एक इंडिकेटर है, लाल पत्ता गोभी जो है वो भी एक इंडिकेटर है, और चुकंदर बीटरूट जो है वो भी एक इंडिकेटर है। देखिए अड़हुल का फूल जो होता है वो अम्लीय विलयन में गुलाबी और लाल ही रहता है, जो कि उसका अपना रंग है, लेकिन क्षारीय विलयन में जाने के बाद अड़हुल का जो फूल है वो हरे रंग का हो जाता है। उसी तरह से बैगन का जो छिलका है वो एसिडिक सोल्यूशन में बैगनी ही रहता है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में जाने के बाद वो हरा हो जाता है। उसी प्रकार से रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट यानी लाल पत्ता गोभी का जो रस है वो अम्लीय सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में लाल ही रहता है, लेकिन क्षारीय सोल्यूशन में जब वो जाता है तो हल्का वो हरा हो सकता है या नीला हो सकता है। इसी तरह से चुकंदर का जो रस है वो एसिडिक सोल्यूशन में लाल रहता है, लेकिन क्षारीय विलयन में वो पीला हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो जिससे हम लोग एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन की पहचान करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने लिटमस इंडिकेटर के बारे में देखा, मिथाइल ऑरेंज के बारे में देखा, फेनोफ्थलीन के बारे में देखा, है ना। इसके साथ साथ ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स है, हल्दी है ना, अड़हुल का फूल है, बैगन का छिलका है, लाल पत्ता गोभी है और चुकंदर का रस, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि पीएच जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशन में पीएच जो होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है या पावर ऑफ हाइड्रोजन है, या किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। यानी पीएच स्केल जो है ये एक पैमाना है, एक स्केल है जिसके आधार पर हम किसी भी एसिड का एसिडिटी कितना है, किसी भी बेस का बेसिसिटी या अल्कलिनिटी कितना है, ये हम लोग मेजर करते हैं। और पीएच का जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो कोई भी विलयन जो है वो एसिडिक होगा। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो कोई भी विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का होगा। लेकिन अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो कोई भी विलयन जो है वो उदासीन प्रकृति का होता है। अब देखिए पीएच वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, तो हर पीएच वैल्यू के लिए अपना एक इंडिविजुअल कलर कोड है। अब देख लीजिए जितना भी पीएच वैल्यू हमने इस स्लाइड में लिखा है, तो जैसे 14 पीएच वैल्यू के लिए कलर, 13 पीएच वैल्यू के लिए कलर, और इसी तरह से 7 पीएच वैल्यू के लिए जो उदासीन है उसके लिए कलर जो है ग्रीन है। तो कलर का जो कंट्रास्ट है वो चेंज होगा, कलर का जो इंटेंसिटी है वो बदलेगा और पीएच वैल्यू भी बदल जाएगा। यानी जो 14 कलर्स हैं वो हर कलर एक पीएच मान को रिप्रेजेंट करता है। तो पीएच जो होता है इसमें 0 से 14 तक के जो इसके मान होते हैं, हर मान के लिए अपना एक पार्टिकुलर कलर होता है। पीएच जो होता है आप ये जान लीजिए कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा, पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। पीएच वैल्यू कम होगा तो वो अम्ल उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। क्यों? क्योंकि पीएच मान जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू घटेगा। आप ये देख लीजिए कि ये 7 जो है ये उदासीन पीएच का वैल्यू 7 होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन 7 से इधर हम लोग आते हैं, तो 7 से इधर जब हम लोग आते हैं तो हमें एसिडिक सॉल्यूशन मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए 5 पीएच वैल्यू वाला सॉल्यूशन जो है वो कम एसिडिक है, 4 पीएच वैल्यू वाला सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा एसिडिक है। मतलब इधर जैसा ही हम लोग बढ़ेंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ने लगेगा। इधर से इधर हम जैसे ही आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा, और इधर हम लोग जैसे जाएंगे आगे बढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगी। तो एक बात जान लीजिए कि पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है। किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताता है पीएच। पीएच जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। पीएच जो है इसका उपयोग कृषि, चिकित्सा, उद्योग और पर्यावरण के क्षेत्र में भी होता है। जीवित प्राणियों के शरीर में अनेक तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है जो एक निश्चित पीएच मान पर ही होती है। तो देखिए हम लोग इसमें अब आगे देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। जैसे देखिए हम लोग के फूड का जो डाइजेशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि
हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच मान होता है वो 1.5 से 3.5 के बीच होता है और ये हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे अमाशय के अंदर जो जीवाणु है उसको, हानिकारक जीवाणु जो है उसको नष्ट करने में भी मदद करता है। जब कभी भी हमारे अमाशय में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है या पीएच लेवल बढ़ जाता है, उस स्थिति में हम लोग एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं, हमारे पेट में जलन हो सकता है, अपच की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब पेट के अंदर ज्यादा एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, तो उस समय पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग एक मिल्ड अल्कली का इस्तेमाल करते हैं और वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक एंटी एसिड होता है। कभी कभी हम लोग को एसिडिटी होता है, किसी पार्टी में जाते हैं तो ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं या कभी कभी हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ओवर ईटिंग के कारण या ज्यादा स्पाइसी खाना खाने के कारण हमारे स्टोमक के अंदर ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होने लगता है, अम्ल ज्यादा बनने लगता है, तो पेट में एसिडिटी, अपच और जलन की समस्या उत्पन्न होती है। उस स्थिति में हम लोग जो है एंटासिड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये इस्तेमाल किया जाता है। इनो वगैरह का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो हमारे पेट के अंदर के एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। क्यों? क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की जरूरत होती है, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मिल्ड अल्कली है, इससे हम लोग पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब दांत में भी देखते हैं बहुत बार कि दांत जो होता है उसमें कैविटी होने लगता है। तो दांतों में कैविटी क्यों होता है? हमारे दांतों के बाहरी भाग कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अगर हमारे मुंह का जो पीएच लेवल है अगर 5.5 से कम हो जाए तो हमारा मुंह जो है वो एसिडिक हो जाता है। जब एसिडिक होने लगता है तो हमारे दांत का जो है डिके करने लगता है, दांत हमारा सड़ने लगता है, दांत में कैविटी होने लगती है। और ये तब होता है जब हम लोग अधिक मिठाई खाते हैं, अधिक चॉकलेट का सेवन करते हैं, क्योंकि इन मिठाइयों से या चॉकलेट से जो जीवाणु होते हैं वो हमारे मुंह के पीएच लेवल को कम करते हैं, क्योंकि एसिड का निर्माण होने लगता है और इसके चलते हमारे दांतों का क्षयन होने लगता है, दांतों में कैविटी होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मुंह का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन रखें और इसीलिए हम लोग प्रतिदिन ब्रश करते हैं। हम जो ब्रश करते हैं उसका टूथपेस्ट जो होता है वो एसिडिक और अल्कलाइन अल्कलाइन होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, जो हमारे माउथ के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए हम लोग क्षारीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और भोजन करने के बाद हम लोग को कुल्ला अवश्य करना चाहिए, हो सके तो हम लोग को रात को सोते समय भी खाना खाने के बाद दांत साफ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि पीएच लेवल जो है हमारे माउथ का जो है मेंटेन रहता है। मिट्टी के लिए भी पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है उसको उपयुक्त होना चाहिए। अगर हमारा मिट्टी अम्लीय हो गया है, ज्यादा एसिडिक हो गया है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो हम उसमें चूना मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या हम लोग उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। कभी कभी हमारा मिट्टी जो है अधिक क्षारीय हो जाता है, उस परिस्थिति में हम लोग उसमें जैविक खाद मिलाते हैं या जिप्सम मिलाते हैं। वैसे पौधों के विकास के लिए जो या फसलों के विकास के लिए मिट्टी जो है उसका पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। एक बहुत और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पीएच वैल्यू से रिलेटेड है, वो है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम जाए, अगर वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं एसिडिक रेन या एसिड रेन, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्योंकि वायु में जो उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं और वर्षा के माध्यम से यही एसिड जो है हमारे भूमि तक पहुंचता है और इसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। इससे पेड़ पौधों को नुकसान होता है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, झीलों और नदियों में जीवों की मृत्यु हो जाती है और ऐतिहासिक इमारतों का भी क्षय होता है। जैसे ताजमहल देख रहे हैं ना कि उसका जो साइनिंग है वो कमते जा रहा है एसिड रेन के कारण। धातुओं में जंग लगना भी इसके कारण होता है, अम्ल वर्षा के कारण। चलिए ये समझ गए होंगे पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर कि सार्वभौमिक इंडिकेटर, सार्वभौमिक सूचक और पीएच पेपर क्या है। देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला करके यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वभौमिक इंडिकेटर बनाया जाता है। देखिए स्लाइड में देखिए, इस सार्वभौमिक सूचक कई विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है या किसी विलयन का पीएच मान 0 से 14 या उसकी अम्लीय, उदासीन या क्षारीय
प्रकृति को विभिन्न रंगों के द्वारा बताता है। देखिए, ये कोई सूचक ये तो बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, लेकिन ये जो पीएच पेपर है या ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये बताता है एक तुलनात्मक मतलब कि शक्ति बताता है कि कौन सा विलयन ज्यादा अम्लीय है, कौन सा विलयन कम अम्लीय है, कौन सा क्षारक ज्यादा अम्लीय है, कौन सा क्षारक कम अम्लीय है। यानी एक क्या करता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है एसिड और बेस का, है ना। तो यहां पर देखिए, किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने में, अम्लीय एवं क्षारीय विलयन की पहचान करने में और रासायनिक प्रयोगशालाओं में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, ये नेचुरल इंडिकेटर का। अब देखिए कि पीएच मान अगर 0 से 3 के बीच में है, किसी सॉल्यूशन का पीएच मान अगर 0 से 3 के बीच में है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 4 से 6 के बीच में है तो वो दुर्बल एसिड होता है, वीक एसिड होता है। अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 8 से 11 के बीच अगर पीएच वैल्यू है तो क्षारीय है लेकिन उतना प्रबल नहीं है, लेकिन 12 से 14 के बीच में अगर पीएच वैल्यू है तो वो प्रबल क्षारीय है। तो देखिए यहां पर एक स्केल का डेवलपमेंट किया गया है कि 0 से लेकर 14 तक में। देखिए 7 आपका उदासीन है ना, 7 से पहले जो विलयन का पीएच है वो क्षारीय है और 7 से कम है वो आपका अम्लीय है। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग अगर सॉल्यूशन हम लोग को, अगर मान लीजिए कि 2-3 तरह के सॉल्यूशन हमारे पास दे दिए जाए टेस्ट करने के लिए और ये बताना रहे कि कौन ज्यादा अम्लीय है, मान लीजिए कि एसिड का 2-3 सॉल्यूशन हमको दे दिया जाए, 2-3 तरह के एसिड का सॉल्यूशन दे दिया जाए और हमको ये बताना रहे कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उन चारों विलयन जो आपको दिए गए हैं उसमें हम लोग बारी बारी से ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसमें एक कलर डेवलप करेगा, उस कलर को हम लोग पीएच स्केल वाले पीएच कलर चार्ट जो है उस पर मैच कराकर देखेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि किस कलर के लिए पीएच वैल्यू कितना है। तो जिस एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिस एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह से क्षार में भी करेंगे, अगर 3-4 तरह का क्षार हम लोग के पास दे दिया जाए और टेस्ट करना रहे कि कौन ज्यादा अल्कलाइन है कौन कम अल्कलाइन है, तो उसके लिए भी सब में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करेंगे, उसमें कलर डेवलप होगा, उस कलर को पीएच कलर चार्ट से मैच कराकर देखेंगे, तो उस कलर के आधार पे हम उसके पीएच को बता सकते हैं और उस पीएच के आधार पे अगर ज्यादा पीएच होगा तो ज्यादा क्षारीय होगा, अगर कम पीएच होगा तो कम क्षारीय होगा। लेकिन एसिड के केस में उल्टा होगा, अगर कम पीएच वैल्यू होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, अगर ज्यादा पीएच वैल्यू होगा तो कम एसिडिक होगा, है ना। तो इसके लिए एक आता है पीएच पेपर। पीएच पेपर भी एक इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल होता है। एक्चुअली पीएच पेपर में क्या होता है ना कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का लेप लगा दिया जाता है और उसको सुखा दिया जाता है। इस पीएच पेपर के आधार पर हम लोग किसी भी एसिड और बेस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। अगर एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसा भी सॉल्यूशन हो, अगर हमारे पास लाकर रख दिया जाए, उसमें हम पीएच पेपर को डिप करेंगे, पीएच पेपर में जो कलर डेवलप होगा उस कलर को हम लोग पीएच कलर चार्ट जो होता है, जो कि 0 से 14 तक का जो पीएच स्केल है, और उसमें हर पीएच वैल्यू के लिए एक कलर कोड अलग होता है निर्धारित, उस कलर से मैच कराकर देखेंगे और पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन हमारे पास दिया गया है उस सॉल्यूशन का पीएच मान कितना है, और उसके आधार पर हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं दिए गए 3 से 4 सॉल्यूशन के बीच कि कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, कौन ज्यादा क्षारीय है, कौन कम क्षारीय है, कौन उदासीन है ना। तो ये पीएच कलर चार्ट से हम लोग ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग ने ये भी देख लिया। अब देखिए इतना पढ़ाने के बाद अब टाइम है कुछ अभ्यास प्रश्न को करने का, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़े हैं उसका अभ्यास प्रश्न नहीं करेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। ऐसे आने वाले वीडियो में मैं आपको पिछले 10 साल में बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी वीडियो लेकर आऊंगा और उसका भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं कि धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो अभी मैंने बताया कि धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होता है, तो सही ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। फिर कृत्रिम सूचक फेनोल्फथालीन क्षारीय विलयन के संपर्क में आने पर कैसा रंग प्रदर्शित करता है, अभी मैंने बताया कि पिंक कलर प्रदर्शित करता है। इसके आगे बढ़ते हैं, जलीय विलयन में अम्ल घुलकर मुख्यतः कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं।
जो विलयन को अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अम्ल जब जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि किसी विलयन का पीएच वैल्यू 2 है तो पीएच पैमाने के आधार पर उस विलयन की प्रकृति कैसी होगी, तो मैंने आपको बताया है कि 7 से कम अगर पीएच वैल्यू है तो वो अम्लीय होगा, और अम्लीय में भी ये प्रबल अम्लीय होगा, है ना, क्योंकि 3 से नीचे जितने भी पीएच वैल्यू वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद सार्वभौमिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर उदासीन विलयन जैसे कि शुद्ध जल में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, तो इसका तो स्पष्ट आंसर है कि जो शुद्ध जल है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, वो हरा रंग का होता है, तो इसका आंसर हो रहा होगा। मनुष्यों के मुंह में दांतों का क्षरण मुख्य रूप से तब प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच मान निम्नलिखित में से किससे कम हो जाता है, तो 5.5 से अगर पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो ये होता है। तो ठीक है, अब इसके बाद और भी प्रश्न है जो आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण देना है। अम्लीय विलयन में स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन क्यों नहीं पाए जाते, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है आप स्वयं से अध्ययन कीजिएगा। बच्चों, मुझे लगता है कि आज के क्लास में जो भी बातें मैंने बताई है ये आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में जिसमें इस चैप्टर की आगे की बातें होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसका अवलोकन कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।